हेलो नमस्ते। आज बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की, कुछ ऐसे बच्चों की जिनको एग्जामिनेशन देने के लिए कुछ मदद की जरूरत होती है, गाइडलाइंस की जरूरत होती है। कुछ ऐसे ही गाइडलाइंस और हेल्प की बातें आज करेंगे। यूजीसी और सीबीएसई के अंतर्गत क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं इन बच्चों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं यूजीसी के कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात कर रही हूँ दिव्यांगजन स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएंगे। फर्स्ट पार्ट मतलब ये वाले वीडियो में मैं यूजीसी के गाइडलाइंस बताऊंगी जो कि दिव्यांगजन बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए दी गई है, और सेकेंड पार्ट में मैं सीबीएसई के गाइडलाइंस बताऊंगी जो कि दिव्यांगजन स्टूडेंट्स के लिए दी गई है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी है तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो लोगों को हेल्प कैसे करेंगे आप। ये पॉलिसी जनवरी 2019 में दी गई है और इसमें बताया गया है कि इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी और डिफरेंट डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी के लिए फ्लेक्सिबल रखा गया है, ताकि डिफरेंट जो वाइड रेंज ऑफ डिसेबिलिटी है वो सारे लोग इसको यूटिलाइज कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये रेगुलर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेम ही गाइडलाइंस लागू होती है। तो अगर आपका बच्चा या कोई और रेगुलर एग्जामिनेशन भी दे रहा है तो ये गाइडलाइंस ही आपको जानने की जरूरत है। ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी जिसके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, सेरिब्रल पॉल्सी, इन सारे जो डिसेबिलिटी है इनको स्क्राइब, रीडर या लैब असिस्टेंट की सुविधा प्राप्त होगी। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, लैब असिस्टेंट है जो कि लैब वर्क में हेल्प करते हैं, स्क्राइब मतलब जो कि लिखने में मदद करते हैं, और रीडर मतलब जो कि पढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ हेल्प का मतलब क्या है और कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। देखते रहिए एंड तक। तो बात कर लेते हैं स्क्राइब, रीडर या लैब असिस्टेंट को अप्लाई करने के लिए पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। वो क्या होंगे, कहाँ से मिलेगा आपको और कहाँ जमा करना होगा। सीएमओ, सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ सेंटर या फिर हॉस्पिटल, जो भी है गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ये लिखा होगा कि आपको ये दिक्कत है और आपको इतना डिसेबिलिटी है। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी आती तो आपके लिए ये सब प्रोवाइड कर दिया जाए। तो अगर आप ऐसा सर्टिफिकेट लाते हैं और जमा करते हैं बोर्ड में या स्कूल में या कॉलेज में, तभी आपको जो है स्क्राइब, रीडर या अदर किसी हेल्प के लिए अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो बाहरी हेल्प है मतलब स्क्राइब, रीडर या लैब असिस्टेंट को अप्लाई करना होगा तभी आपको मिलेगा। तो वो सारी एप्लीकेशन जो है पहले ही आपको कर देनी होगी। कोई भी एग्जामिनेशन के पहले या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पहले जहाँ पे आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, एग्जामिनेशन बोर्ड में अगर ये सब अलाउ है तो आप जमा कर सकते हो, लेकिन ये सब एग्जामिनेशन के पहले ही जमा कर देनी होगी विद फॉर्म आपको जमा कर देनी होगी, ताकि जो एग्जामिनिंग बॉडी है अगर वो चाहती है कि रीडर या स्क्राइब को अरेंज करना अपनी ओर से वो भी कर सके, और या फिर आप अपनी ओर से अगर कैंडिडेट अपनी ओर से अगर कोई स्क्राइब, रीडर चूज करता है तो उसका भी जो डॉक्यूमेंट्स है, सारा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारी चीजें आपको फॉर्म के साथ ही जमा करनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे स्क्राइब या रीडर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। स्क्राइब या रीडर की जो क्वालिफिकेशन है, जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब कोई तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती होगी हर कोई एग्जामिनेशन के लिए, तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया जो है उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे ही रहेगी वो। ज्यादातर जगह स्क्राइब या रीडर या कोई भी हेल्प अगर आपको लगता है तो वो मैट्रिकुलेशन तक ही रहती है। अब एक और बात आ जाती है, आप ये ध्यान से सुनिएगा, अगर कैंडिडेट खुद का स्क्राइब या रीडर ले रहा है तो एज पर एग्जामिनिंग बॉडी लेनी होगी।
अपने मन से अपने हिसाब से नहीं लेना होगा। आपको एग्जामिनिंग बॉडी के रूल्स के अनुसार ही लेनी होगी। अगर उसका जो एज क्राइटेरिया, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रहेगा वो लेनी होगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग ध्यान से सुनिए इन सारी चीजों को, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा जो आप ले रहे हो अपना स्क्राइब, आप ले रहे हो अपना रीडर, और आप ले रहे हो ऐसे क्वालिफिकेशन की कोई रीडर या कोई भी हेल्प, तो ये सारी जो चीजें हैं एग्जामिनेशन के पहले ही एग्जामिनिंग बॉडी को पता होनी चाहिए, नहीं तो वो एग्जामिनेशन कैंसिल भी करवा सकते हैं। अगर एग्जामिनिंग बॉडी के तरफ से स्क्राइब या रीडर दिया जाता है तो कैंडिडेट को 2 दिन पहले मिलने भी दिया जाता है, ताकि वो देख सके कि ये बंदा मेरे लिए सुटेबल है या नहीं। यहाँ पे एक से ज्यादा स्क्राइब या रीडर भी अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट रीडर्स तो चाहिए ही, तो वो भी अवेलेबल हो सकते हैं। पर पहले ही आपको बता देना होगा कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ये सारी चीजें जो है पहले से ही आपका डिसाइडेड होना चाहिए। ये बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार होता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त ये सारी चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं। हमारे पास दूसरे और भी ज्यादा टेंशन्स होती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पढ़ाई कैसी होगी, कैसे हम किस चीज को अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजों के बीच में ये जो रीडर, स्क्राइब या कोई भी गाइडलाइंस वाली जो चीजें रहती है वो सारी जो है दिमाग से निकल जाती है। इसीलिए मैं हमेशा जो है ये बात एकदम मतलब कोर्ट में रख रही हूँ कि पहले ही अप्लाई कर देनी पड़ेगी। दिव्यांग जनों के लिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी डिफरेंट होती है, जैसे ब्रेल में लिखना, लार्ज प्रिंट्स होना, जो कंप्यूटर होते हैं उनमें अगर कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहे हो तो एक दिन पहले कंप्यूटर चेकिंग होती है कि कंप्यूटर में एग्जाम देते वक्त कुछ प्रॉब्लम ना हो। खुद का लैपटॉप या खुद का कंप्यूटर अलाउड नहीं है, ये सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडी देगी। जो आपके कंप्यूटर या आपका जो लैपटॉप है वो सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडी देगी, खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर अलाउड नहीं है। पर हाँ, आप एक्सेसरीज जरूर ले सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ माउस, डिफरेंट टाइप ऑफ कीबोर्ड। जो सेरिब्रल पॉल्सी या कोई भी लोकोमोटरी डिसेबिलिटी के जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनको कई बार एक्सेसरीज की जरूरत होती है कि हाथ में ऐसे नहीं पकड़ सकते, कीबोर्ड में ऐसे हाथ नहीं डाल सकते, तो ये सब एक्सेसरीज आप लेके जा सकते हो। यहाँ पर उनको डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर में सिटिंग अरेंजमेंट भी दी जाएगी, जैसे ग्राउंड फ्लोर में दी जाएगी। उनके लिए प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी होगी, अगर ऊपर भी होगा तो उनके लिए रैंप होगा, अगर वो व्हील चेयर में रहते हैं तो रैंप होगा, अदरवाइज उनको ग्राउंड फ्लोर में दी जाएगी ताकि एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम ना हो, और उनके लिए डिफरेंट एग्जामिनर भी अलॉटेड रहेंगे। प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मेट भी रहेगा, जरूरत पड़े तो सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें टिक करना होगा, जिसमें अंडरलाइन करना होगा या जिसमें सर्कल करना होगा। ज्यादा लिखने विखने का नहीं भी हो सकता है। ये सारा कुछ जो है एग्जामिनिंग बॉडी पे डिपेंड करता है कि क्या एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप, किस चीज का एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप, और मतलब किस लिए आप दे रहे हैं, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सारी चीजें जो है मैटर करती हैं। अगर एग्जामिनिंग बॉडी परमिट करती है तो कैंडिडेट खुद का असिस्टिव डिवाइसेस भी लेके जा सकते हैं, जैसे एबकस, डिफरेंट एएसी हो गया, कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया, या लाइक टॉकिंग कैलकुलेटर हो गया, तो इस तरह से लेके जा सकते हैं। ये थी सारी यूजीसी के गाइडलाइंस दिव्यांगजन बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए
ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी लाभ हो सके, दूसरे बच्चों को लाभ हो सके। एक्चुअली ये सारी बातें सबको पता नहीं होती, भले ही दिव्यांगजन बच्चे हो या ना हो, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है ये, और वो इधर उधर भटकते हैं। तो अभी आपको ये पता है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूसरों के पास पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें CBSE गाइडलाइंस के लिए।